कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। नमस्कार दोस्तों, अनुभव के इस मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप जानते हैं कि अनुभव वरिष्ठ नागरिकों, सीनियर सिटीजन्स का एक ऐसा मंच है जिसमें हम लोग आपस की बातचीत, चर्चा करते हैं और जीवन के विभिन्न रंगों को देखते हैं, परखते हैं, साझा करते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच श्रीकांत शुक्ल जी आए हुए हैं, जिनका जीवन एक वैविध्य भरा जीवन है, जिन्होंने HAL जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की और उसके बाद जुडिशरी में भी रहे। एक लंबी इनिंग इन्होंने खेली। पंडित जी, आपका स्वागत है अनुभव के इस मंच पर। हमें थोड़ा सा आप प्रारंभिक दिनों को बताएं कि कैसे आप HAL से जुड़े। मैं HAL ज्वाइन करने के पहले मैंने शुरुआत अपनी नौकरी की शुरू की थी एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। अरे वाह। 18 वर्ष के बाद मैं स्वदेशी कॉटन मिल जैसी संस्था को ज्वाइन किया कानपुर में, जहां मेरा काम था प्रोविजनिंग। तो मैं 5 टेक्सटाइल मिल्स का प्रोविजनिंग क्या करता था, किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, मुझे मार्केट रेट में किस भाव से खरीदें, जिससे कि हमारे पास स्टॉक भी ज्यादा ना हो, हमारा इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा ना हो और हम सभी मिलों को जारी रखें, चलती रहे, कोई बंद न हो। इसलिए मैंने वहां से नौकरी की शुरुआत की थी। फिर HAL में आप आ गए। फिर इसके बाद एक अन्य किसी संस्था में गए, नाम याद नहीं इस समय। फिर वहां से HAL में आए। तो HAL में आने का मुख्य कारण ये था कि मुझे पहली वाली नौकरी में चूंकि बहुत ज्यादा टाइम दिया करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर टाइम कम लगेगा और तनख्वाह भी ठीक रहेगी। तो मैं वहाँ इंटरव्यू भी चला गया और वहाँ सिलेक्शन भी हो गया। तो HAL की नौकरी से आप न्यायिक सेवा में कैसे आ गए? HAL की नौकरी में जो मैं काम किया करता था, HAL में मेरा काम था फॉरेन परचेजर और इंडिजिनस परचेजर। वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लॉ और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। अगर उसमें आप नहीं कहते, इंटरनेशनल किसी फर्म से आप माल मंगा रहे हैं और सपोज कीजिए कि मार्केशन में माल आ गया, माल कम आया है, तो कैसे हम उसको कोप अप करेंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि मुझे लॉ का ज्ञान होना चाहिए। तो उस समय HAL जो है, इट वॉज मैन्ड बाई एयरफोर्स ऑफिसर्स। तो मैंने अपने जनरल मैनेजर, विंग कमांडर को कहा, हमने कहा कि आई मस्ट बी अवेयर ऑफ द लॉज सो दैट आई कैन डू माई जॉब इफेक्टिवली, उसको सुचारू रूप से करते हैं। उन्होंने परमिशन दे दी और परमिशन देने के बाद चूंकि नाइट क्लासेस होते थे कानपुर में, तो डेली कॉलेज ऑफ लॉ में मैंने रात को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो आइडिया ये नहीं था कि मुझे जुडिशरी में आना, मुझे आइडिया ये था कि मुझे अच्छी तरह अपने कार्य को संपन्न करना।
इसलिए मैंने ज्वाइन किया। और फॉर्चुनेटली कितने वर्ष आप न्यायिक सेवा में, कितने वर्ष रहे? न्यायिक सेवा में मैं केवल 24 साल 3 महीने का। अरे वाह, काफी लंबी इनिंग है। नहीं, लंबी इनिंग तो नहीं, उसके पहले 12.5 साल में वहाँ रहा। जी जी। और उसके पहले भी 4.5 साल और दूसरी जगहों पर नौकरी किया। ये बताइए पंडित जी, अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, काफी समय भी हो गया, तो कैसे देखते हैं अपने जीवन को? आप जब पलट कर देखते हैं तो आपको क्या लगता है? मेरा जीवन शुरुआत बचपन से ही बड़ी गंभीर कठिनाइयों से भरा हुआ था। अच्छा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आई स्टार्टेड माई जॉब वॉट एवर आई कुड डू फॉर माई सेल्फ एट द एज ऑफ 9 years। और तब मैं न्यूज़पेपर सेलिंग किया करता था। अरे वाह। और उसके बाद जब ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन हुआ तो ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशन के बाद घर में बाद में पहुंचे, पहले सर्विस ज्वाइन। अच्छा। स्वदेशी कॉटन मिल्स। तो इस तरह पूरा का पूरा जीवन जो है हमारा वो मतलब बड़ा हार्ड रहा। हमने 2002 में रिटायर हुए 31 दिसंबर को। इसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में चले गए 5 साल। तो वहाँ 2007 में रिटायर हुए। तीसरी बार मैं इंक्वायरिंग अथॉरिटी हो गया कुछ कॉरपोरेशंस का। वहाँ पर जो सीनियर ऑफिसर्स हुआ करते थे उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार की शिकायतें, उनकी जांच करता रहा। और 2018 में मैंने पूरा काम छोड़ दिया। किस वर्ष में आप सेवानिवृत्त हुए? 2002 में। तो अब आप ये बताइए कि उसके सेवानिवृत्ति के बाद आप कैसे जीवन यापन करते हैं? कोई वही बताया ना कि 2002 में पहली बार रिटायर हुए। अच्छा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल लखनऊ बना दिया। अच्छा। हालांकि वो चाहते ये थे कि मैं उनका एडवाइजर बनूंगा। मैंने कहा मैं लखनऊ छोड़ के नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, लखनऊ में आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के। और एडिशनल चार्ज हमारे पास था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अरे वाह, बहुत तो मुझे देहरादून में बैठना पड़ता था, दिल्ली में बैठना पड़ता था, जबलपुर में बैठना पड़ता था और बिलासपुर भी बैठना पड़ता था। और भागते भागते मैं हो गया परेशान। जब वहां से रिटायर हुए तब ये हुआ कि भाई आप इंक्वायरिंग अथॉरिटी बन जाइए। तो हमने कहा ये क्या भला होता है? कुछ नहीं, जो आप मुकदमे देखते थे उसमें भी तो इंक्वायरी आपके सामने आती थी। तो अगर वो देख लें तो जो हमारा फेल्योर होता है, इंक्वायरी प्रॉपर नहीं हुई, तो अंडर लॉ सही हो रही है, इसलिए आप हमको दे दीजिए। आप बताइए कि अब आप समय अपना कैसे व्यतीत करते हैं? अब तो छोड़कर महामृत्युंजय मंत्र, वाह, सहस्त्र नाम विष्णु, वाह, और सुंदरकांड, वाह, और आज मैंने उत्तरकांड पूरा रामचरितमानस का सुना है। वाह 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 वाह। इसके अलावा घर में साग सब्जी बना लेते हैं। वाइफ जो है ब्लाइंड है। ओहो, अच्छा अच्छा। शी कैनॉट कुक दैट फूड। तो वो आटा माल देती है, मैं आटा रोटी बेल देती है, मैं सेक लेता। तो बड़े सुख से जीवन अपना आपका व्यतीत ठीक है। अब किसी तो तरीके क्या आपकी गोस्वामी जी की कोई चौपाई आपको याद आ रही हो जो आप शेयर करना चाहें हम लोगों के साथ, या कोई संदेश रामायण का? देखिए, पहले ही सब लोग जानते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी। और हनुमान जी सीताराम से कहते हैं, सीताराम चरण रच मोरे अंदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। क्या बात। और मैं हनुमान जी को कहता हूँ, हनुमान जी के लिए यही सब का प्रयोग करते हैं, निज दिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। सभी कोई अलग अलग भिन्न भिन्न नहीं है, चाहे हनुमान जी हो चाहे गणेश जी हो। जब विष्णु को सहस्त्र नाम से पढ़ते हैं तो सभी देवता उनमें समाहित हैं। जिस तरह महाशक्ति दुर्गा है, महाशक्ति अकेले नहीं है। महाशक्ति ने अपनी शक्ति विष्णु को दी है, वहां पर महालक्ष्मी कहलाई है। ब्रह्मा जी को दी है, वहां सरस्वती कहलाई है जी। शिव जी को दी है तो वहाँ पर वो गौरी कहलाई है। ये बताइए पंडित जी, जैसे आध्यात्म एक जीवन दृष्टि है, ये तो ठीक है, लेकिन जो जैसे हमारे आपके जैसे एज ग्रुप के लोग हैं जो सेवानिवृत्त हैं, उनके लिए एक जीवन का एक मुझे लगता है संबल भी है अध्यात्म, जीवन को संभालने की विधि है। अगर अध्यात्म न होता तो शायद मैं पागल हो गया होता, वो स्थिति हो जाती। पहली बात तो ये है कि आज का अहंकारी युग है, सबको घमंड है, अकड़ है। हम अकड़ के जीवन में जीवित नहीं रह सकते। हमें विनम्र होना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ हिज एज, क्योंकि परमात्मा तो सभी में है। बहुत बड़ी बात। तो सबका सम्मान करना चाहिए और सब लोग करते नहीं। सबको अकड़, किस बात का घमंड? नहीं नहीं,
सब कुछ यहीं छूट जाना है, सब कुछ यही छूटना है। तो एक तो आपने सूत्र ये बता दिया कि आध्यात्म से जुड़ना बहुत आवश्यक है आत्मिक शक्ति के लिए। अब आप ये बताइए कि इतना बढ़िया स्वास्थ्य आपने इस उम्र में भी मेंटेन किया हुआ है, तो नहीं, स्वास्थ्य तो अच्छा नहीं है, फिर भी क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो एट दिस एज आई एम नाउ रनिंग 80। अच्छा, तो हमारे जो रीढ़ की वो कूल्हे की हड्डी, जांग की हड्डी और कमर की हड्डी, ये तीनों जो है डीजनरेट हो गई, मतलब घिस गई, जिसका कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं। फिर भी आप मैनेज कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। मैनेज क्या है, ये छड़ी के सहारे से चलता हूँ। और स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं या क्या किया जाना चाहिए, ये बताइए। इस एज में तो अगर आदमी योगा कर ले तो उससे अच्छा कुछ नहीं। वाह, योगा कर ले, तो मैं नहीं योगा कर सकता, क्योंकि मैं पलथी मार के बैठ नहीं सकता। पलथी मार के बैठना जरूरी है, और मैं पलथी मार नहीं सकता हड्डियों में। कुछ और ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं करते हैं, बस यही एक्सरसाइज सवेरे से उठकर, सवेरे 5-6 बजे से उठकर किचन वगैरह देखना शुरू कर देते। तो कुकिंग वगैरह में कुछ आपका विशेष शौक है, कुछ पकाने का? विशेष शौक नहीं है, क्योंकि हम ड्यूरिंग माय टेन्योर इन डिफरेंट फील्ड्स, तो ज्यादातर 7 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में रहते रहे, तो मैंने ये जानते हैं कि कोई ट्रेडिशनल चीज नहीं बनाना है। आपको जो मर्जी से डाल दीजिए, जो मर्जी से डाल दीजिए, कोई ना कोई टेस्टी चीज बन जाएगी। वाह वाह वाह, नहीं ठीक है। इसके लिए किसी साइंस की जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें थोड़ा प्रयोग भी करते रहे तो अच्छा रहता है। प्रयोग जैसे कि आपके पास थोड़ी थोड़ी छटाक पर कई चीजें पड़ी हुई है, आपने सबको काटा, सबको एक साथ छौंक दिया। छौंकने का सबका तरीका एक ही। हाँ, ये है कि किसी में मेथी पड़ती है, किसी में मेथी नहीं पड़ती। तो जिसमें मेथी न पड़ती हो, जीरा और तेल, कड़वा तेल का इस्तेमाल करते हैं। हम रिफाइंड तेल इस्तेमाल नहीं करते, वो पता नहीं, वो आपको याद होगा पाम ऑयल पहले चला करता था। OTC में ट्रेनिंग के दौरान पाम ऑयल का ही इस्तेमाल नैनीताल में होता था। जी जी। एंड पाम ऑयल इज हैजार्डियस फॉर द हेल्थ, बहुत नुकसान है। और सरसों टेस्टेड है अपने कम्युनिटी में। सिंस बर्थ लड़का जब पैदा होता है तो नाभि में तेल लगाया जाता है, और सर में तेल लगाया, तब से लेकर आखिर तक कड़वा तेल ही चलता है। ये बताइए पंडित जी कि आजकल जो एक समाज में एक बड़ी विकट समस्या हो गई कि पीढ़ियों का अंतराल, जो वैल्यूज टकराती हैं युवा पीढ़ी में और पुरानी पीढ़ियों में, इसका कोई व्यावहारिक हल आपके दृष्टि में क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से माता पिता को अपने बच्चों के साथ समय देना। बहुत अच्छी बात की। अगर बच्चों के साथ आप समय नहीं देते और अपनी फ्रेंड सर्कल में ही घूमते हैं, तो बच्चे जो हैं वो संस्कार नहीं पाएंगे जो आप कैरी कर रहे हो। बाद में आपको दुख होता है कि बच्चे ने ये किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। आप समस्या ये है कि हमने बच्चों को टाइम कितना दिया। तो बच्चों को जो नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग, सब समझते हैं कि ऑफिस का काम ज्यादा जरूरी है। भाई, लुक आफ्टर योर फैमिली आल्सो। बच्चे, उनकी पहली जो पढ़ाई है कहाँ से शुरू होती है? वो माँ बाप से ही शुरू होती है। ठीक बात। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बड़े होने के बाद आप भी ऐसी सोसाइटीज में चले जाते हैं जहाँ ड्रिंक्स हैं, वो सब बच्चों को तो पता चल ही जाता है। नहीं, वो छुपता थोड़ी कुछ, छुपता तो है नहीं। इसलिए थोड़ा सा हमको बच्चों को केयर ज्यादा करना। वैसे एक बात हम बताएं कि पॉलिटिकल सिनेरियो में जो चेंजेस आए हैं वो कदाचित लड़कों की शिक्षा बढ़ने की वजह से आए। ठीक कर रहे हैं। बच्चे जो हैं अब एजुकेटेड हो गए। अदरवाइज तो आपको मालूम है कि हम लोग जातिगत आधार पर वोट देते थे, धर्म के आधार पर वोट देते थे। दैट हैज चेंज्ड ऑल टुगेदर। क्यों? एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड। हमको ये उसको माइनस नहीं करना चाहिए। पहले से एजुकेशन अब ज्यादा है। ठीक बात। उसका फर्क पड़ा है समाज में, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। आप जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो जीवन यापन करें अपने अनुभव के आधार पर? मेरा अनुभव तो यही कहता है, रिटायरमेंट के बाद हम लोगों को सोशल सर्विस करनी चाहिए। अच्छा। समाज में जो लोग, जिन बच्चों को शिक्षा की जरूरत है, उनको इकट्ठा करके पढ़ाना चाहिए। कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि ये जो जनरेशन है आगे अच्छी बन सके। और उसके लिए सबसे बढ़िया यही है कि हम रिटायरमेंट के बाद बच्चों को शिक्षित करने में अपना जीवन लगाते हैं। अब मैं नहीं कर पाता, इसलिए कि हमने 76 वर्ष की उम्र तक काम किया है, समझे। और इसके बाद मैंने लिख कर ये दिया कि मेरा स्वास्थ्य अब परमिट नहीं करता।
हमारी यहाँ की रेटिना में होल हो गया था। अब होल हो गया था तो कहीं आ जा नहीं सकते, तो लिख पढ़ नहीं सकते, और डेवलप हो गया ये डिजनरेशन ऑफ बोन्स। तो आई जस्ट कैनॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, बस इसकी ज़रूरत है, लोग कर सकते हैं। और ऐसी संस्थाओं को कुछ न कुछ देते रहना। हमारे धर्म में मतलब जैसा कि हमारे माँ बाप से हमें प्राप्त हुआ है, हमारी माँ भोजन कभी नहीं करती थी जब तक किसी बाहर के आदमी को खिला न ले, समझे। और वही मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ दूसरे को दे दो फिर खाओ। नहीं, बहुत अच्छा आपने। तो आपका तात्पर्य ये है कि अगर जो भी कुछ आप समाज के प्रति कर सकते हो वो अवश्य करें। हम अवश्य करें, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ हम दे नहीं सकते। हमने जो अनुभव किए हैं उस अनुभव के आधार पर नई पीढ़ी को और खास तरह से डाउन ट्रैडन को हम शिक्षित करें, वो ज्यादा अच्छा। पर ये बताइए कि जैसे जीवन स्तर और बेहतर हुआ है, लोगों की लाइफ स्पैन पहले से बढ़ा है, अब ईश्वर की कृपा से लोग 80-90 तक, लेकिन इसके साथ साथ ये जो संकट आया है कि ओल्ड एज होम का जन्म हो गया और परिवार टूटने लगे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसका एक ही है, संस्कृति है, पारिवारिक संस्कृति जी, वो जो है बिखर गई है। पहले बेटे के साथ माँ बाप बैठा करते, अब वो बैठते नहीं। अब बेटे को माँ बाप भारू देते हैं, इसलिए ओल्ड एज होम की कल्पना हुई और इसलिए ओल्ड एज बने, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। घर में एक मुखिया है, ही टेक्स चार्ज ऑफ इंटायर प्रॉब्लम, और वो चार्ज न होने का एकमात्र कारण हम तो यही देंगे। और फिर जहाँ तक एज बढ़ने का सवाल है, आपको भी याद होगा कि एक समय था ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड की एवरेज एज 27 ईयर्स थी। एक आदमी 55 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई, उसके घर गए तो पता चला बुजुर्ग हो गए थे, रिटायर हो गए थे, डेथ हो गई। और 2007 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मैं गया था, जिसमें 2007 में ये हुआ कि अगले 10 साल में सीनियर सिटीजन्स की संख्या 2 गुनी हो जाएगी 2070 तक। तो आप वेज एंड मीन्स बताइए कि आप उनको कैसे संभाला जाए फाइनेंशियली। तो पूरा हिंदुस्तान भर से एक्सपर्ट्स आए हुए थे। देन वी कुड सजेस्ट ओनली वन थिंग, 0.5% उनको जो है इंटरेस्ट बढ़ा दीजिए, इसके अलावा कुछ संभव नहीं है। और ओल्ड एज होम से अच्छा कोई जगह भी अब नहीं है उनके पास। जब बेटा और बहू नेग्लेक्ट करेंगे तो कोई जाएगा कहाँ, और बेटी कहाँ तक सेवा करेगी? नहीं, बेटी का अपना परिवार भी तो है, उसके अपने सास ससुर भी तो है। तो स्थिति ये है, उसको ओल्ड एज होम दिस हैज बिकम अ मस्ट नाउअडेज, नोबडी कैन हेल्प इट। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो अंतिम विकल्प है, लेकिन परिवार कम से कम टूटे, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? ये हम ही लोगों की गलती है कि हम लोग अपने बच्चों को समय नहीं देते। अगर हम उनको एक जो हमारे संस्कार हैं उसको पास ऑन करें तब तो ठीक है। और अगर पास ऑन नहीं करते हैं तो जो हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं उनमें खबरें आ रही हैं, टीवी में खबरें आ रही हैं, इनका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, जिसके कारण वो नेग्लेक्ट करते हैं माँ बाप को, और इसकी वजह से उन बेचारों को जाना पड़ता है आपके ओल्ड एज होम्स। ओल्ड एज होम्स में खुश नहीं होते। और जब वो अपने साथ के लोगों को देखते हैं तो उनको खुशी होती है, अपने जो एक्सपीरियंस है वो बांटते हैं, और जो भी पुराने खट्टे मीठे अनुभव है उसी में आनंद ले लेते हैं। घर में उनको सुनने वाला कौन? ठीक बात, भाई यही कहेंगे बुढ़ा चुप हो जाए। तो अंतिम विकल्प है, लेकिन आज के समय की जरूरत है, तो आवश्यकता हो गई है। पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आप हमारे बीच आए, आपने हमारे श्रोताओं के साथ अपने अनुभव शेयर किए, उन्हें अपने जीवन के जो बहुमूल्य अनुभव हैं उनको बांटा। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपसे बातचीत करने का मौका हमें मिलता रहेगा और हमारे अनुभव मंच पर आपका आगमन होता रहेगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे अपनी अंतर कथा को सुनने का मौका दिया आपने, नहीं तो आजकल सुनता कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 145667।
इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।